गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर महाराणा कुंभा को। और महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, उसके जितने भी बैटल्स थे, युद्ध थे, वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इस क्लास के अंदर, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की कि कुंभा के जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं उनको अलग से पढ़ना चाहिए। इतने कल्चरल अचीवमेंट्स हैं कि उनके अंदर से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ठुक जाता है। तो इसी चक्कर में हमने ये जो क्लास रखी है महाराणा कुंभा की, सेकंड क्लास है, और इसके अंदर अपने बात करते हैं महाराणा कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट्स की। तो कल्चरल अचीवमेंट्स जो आते हैं महाराणा कुंभा के, उनके अंदर उसके जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है कुंभा का आर्किटेक्चर। क्या? आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला, जो महल वगैरह उसने बनाए वो। दूसरा है म्यूजिक। कुंभा के समय संगीत जो है वो अपने चरम पे था, और कुंभा खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन और डांसर था। थर्ड है ड्राइंग या कह लो पेंटिंग। और फोर्थ है स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला। यानी ये 4 सेक्टर्स जो हैं वो कुंभा के बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चर, दूसरा है म्यूजिक, तीसरा ड्राइंग या पेंटिंग, और चौथा है स्कल्पचर। ये इसके अंदर जैसे हमने बात की कि विक्ट्री टावर जो है वो आर्किटेक्चर का सबसे खास नमूना है कुंभा के टाइम का। और उसके अंदर विक्ट्री टावर के अंदर आपको आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और ड्राइंग, ये सारी चीज़ें एक साथ में मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो विक्ट्री टावर की जो बात कर रहे थे, विक्ट्री टावर बिल्ट बाय कुंभा इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री और मालवा महमूद खिलजी पे जो विजय हुई उसके उपलक्ष्य में कुंभा बनवाता है क्या? विक्ट्री टावर, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं। कहां पर बनवाता है? ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ये विक्ट्री टावर, इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1440 में शुरू होता है और 1448 तक चलता रहता है। इसकी खासियत क्या है? विक्ट्री टावर के बारे में जब अपने पढ़ते हैं तो एक चीज अपने को मिलती है, 9 स्टोरीज। सबसे पहले तो 9 मंजिल है, 30 फीट ब्रॉड प्लेटफॉर्म, 30 फीट चौड़ा जो है नीचे से इसका चबूतरा है, जिस चबूतरे के ऊपर ये स्थित है। 30 फीट प्लेटफॉर्म है। और ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट हाइट है इसकी। ये अपने को विक्ट्री टावर के बारे में जो है वो मेजरमेंट्स मिलते हैं कि ऐसा है। और इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। विक्ट्री टावर को क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, यानी भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है इसको, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्कल्पचर। ये नाम किसको दिया गया है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। ये विक्ट्री टावर के लिए है, क्योंकि इसके ऊपर इतना सारा जो है ये स्कल्पचर का वर्क किया गया है। इतनी सारी इसके ऊपर पोर्ट्रेट इमेजेस वगैरह जो है वो रिलीजियन से संबंधित बनवाई गई है। तो इस चक्कर में इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं। हर देवता की वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको, हर रिलीजियन की वहाँ पे जो है आइडल मिल जाएगी, मूर्ति मिल जाती है, उसके ऊपर उकेरी हुई है। इसके बाद में इसके जो आर्किटेक्ट्स थे विक्ट्री टावर के, वैसे कुंभा का जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट है वो मंडन है, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट्स थे वो जेता है। इसका आर्किटेक्ट कौन है? विक्ट्री टावर का आर्किटेक्ट्स हैं इसके जेता, और जेता के पुत्र हैं सन्स। इनका नाम है नापा एंड पूंजा। ये रहते हैं इसके आर्किटेक्ट। विक्ट्री टावर के आर्किटेक्ट्स कौन हैं? जेता विद हिज सन्स नापा एंड पूंजा। और पोइट इसके ऊपर
एक कमेंडेशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कमेंडेशन, जिसको आप पढ़ते हो कीर्ति स्तंभ कमेंडेशन पढ़ते हो, वही है। विक्ट्री टावर के ऊपर जो कमेंडेशन लिखी गई है वो कौन है? उसका पोइट है अत्रि, अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट इसको शुरू करता है इनिशियली, और फिनिश कौन करता है इसको? इसकी ये जो कमेंडेशन है इसको फिनिश अत्रि भट्ट का एक पुत्र होता है, सन ऑफ अत्रि भट्ट, महेश भट्ट। ये महेश भट्ट जो है इस कमेंडेशन को कंप्लीट करता है। और इसका जो मेन डोर है, मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर विष्णु की एक आइडल है जो लगाई गई है। इसकी वजह से इसका जो नाम है एक, इट इज ऑल्सो नोन एज विष्णु फ्लैग या विष्णु ध्वज, कुछ भी कह सकते हो, नोन एज विष्णु ध्वज। इसको विष्णु ध्वज भी कहा गया है, या इसको फ्लैग ऑफ विष्णु भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश नहीं, हिस्ट्री है ये, जैसे भी लिखते हो। पर विष्णु ध्वज जैसा कि नाम इसको दिया गया वही अगर हम लिखें तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। तो ये तो आपका जो मोटा मोटी विक्ट्री टावर के बारे में है, क्योंकि विक्ट्री टावर जो है वो एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क है। किसके टाइम का? कुंभा के टाइम का। उसके बाद में आर्किटेक्चर के अंदर सेकंड चीज आ जाती है टेम्पल्स। कौन सी? टेम्पल्स। कुंभा काफ़ी सारे टेम्पल्स भी बनवाता है, कईयों का रिनोवेशन करता है, ये सारे कुंभा के टाइम में होते हैं। कुंभश्याम टेम्पल, कुंभश्याम टेम्पल ये जो है कुंभा के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? कुंभश्याम टेम्पल। आदिवरा टेम्पल बनाता है, श्रृंगार चौरी बनवाता है। यह इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कुंभा बनवाता है। आदिवराह टेम्पल, श्रृंगार चौरी, ठीक है। और एकलिंगजी वाला मीरा टेम्पल, एकलिंगजी वाला मीरा टेम्पल भी कुंभा ही बनवाता है। वो बाद में उसका नाम पड़ा था मीरा टेम्पल, पर वो बनवाया जो है कुंभा ने ही था। मीरा टेम्पल नाम जो है वो बाद में पड़ता है। और आबू, आबू के टेम्पल, टेम्पल्स ऑफ आबू किसने बनवाए? कुंभा ने। टेम्पल्स ऑफ आबू ये भी कुंभा के समय बनते हैं। वहीं पे रणकपुर पाली क्या फेमस है? जैन टेम्पल्स फेमस है। कहाँ के? रणकपुर। रणकपुर कहाँ पर है? पाली में। कौन बनवाता है? बाई हुम? जैन टेम्पल्स ऑफ रणकपुर वर बिल्ट को किसने बनवाए थे? तो नाम था धरनक शाह। ये एक बिजनेसमैन था, बनिया आदमी था, धरनक शाह। जितनी भी धर्मशालाएं, मंदिर, ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो बिजनेसमैन का लगता है। बनिया जाति के लोग जो हैं, ये बनिया वर्ग के लोग कह सकते हो आप इनको, यही जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगाते हैं। जो रिलीजियस वर्क्स होते हैं, ये एक तरह के रिलीजियस वर्क्स ही होते हैं। कहीं पे प्याऊ बनवा दिया, कहीं पे वाटर पॉइंट जिसको कह सकते हैं आप, वाटर पॉइंट बनवा देते हैं, और टेम्पल्स बनवा देते हैं, और इन धर्मशाला बनवा देते हैं। तो मंदिरों के अंदर इनका अच्छा पैसा लगा होता है। ये सारा काम किसका है? जो बिजनेसमैन है, बनिया लोग हैं, वो ये करते हैं। तो ये जो रणकपुर टेम्पल्स हैं ये कुंभा के टाइम में कौन बनवाता है? धरनक शाह बनवाता है। अब बात करते हैं फोर्ट की। फोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फोर्ट्स, टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स के बाद में आ जाते हैं फोर्ट्स। फोर्ट्स यानी किले। तो कुंभा के टाइम में कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर टोटल फोर्ट्स कितने हैं? टोटल फोर्ट्स इन मेवाड़ 84। बिल्ट बाय कुंभा कितने हैं इनमें से? 32। यानी 84 जो टोटल फोर्ट हैं उनके अंदर से भी
32 जो है वो किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए। किस तरीके से बनाए? वो अलग अलग बॉर्डर के ऊपर उनका जो भी वो बनवाता था कुंभा ने, जितने भी फोर्ट बनवाए, हर फोर्ट का एक स्पेसिफिक कारण रहा है कि ये वाला फोर्ट क्यों बनवाया, ये वाला क्यों बनवाया। जब भी अपने बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि हर फोर्ट के पीछे, तो सबसे पहले टू सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर, टू सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर, ये जो पश्चिमी सीमा होती है मेवाड़ की, पश्चिमी सीमा जो थी उसको सिक्योर करता है ये किससे? बसंती फोर्ट। कहाँ पे बनवाता है? सिरोही के अंदर। तो वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर कौन सा फोर्ट बनवाता है ये? टू सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर, बसंती फोर्ट। कहाँ? सिरोही। जब सिरोही में बनवाता है इसका मतलब कौन सा बॉर्डर सुरक्षित करता है ये? मारवाड़ साइड वाला। ठीक है। उसके बाद में मेयर्स, जो मेरों का प्रभाव है उसको घटाने के लिए तो लिखे टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मेयर्स, मेरों का प्रभाव घटाना चाहता है, टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मेयर्स। कौन सा बनवा देता है? मचान फोर्ट। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए ये मचान वाला किला बनवाता है। और भीलों के लिए टू कंट्रोल भील्स या पावर्स ऑफ भील, कुछ भी कह लो, टू कंट्रोल भील्स या पावर्स ऑफ भील्स, भीलों की जो शक्तियां बढ़ रही थी उसके लिए भोमट फोर्ट बनवाता है। कहां पर? बाड़मेर। भोमट फोर्ट बनवाता कहां है? बाड़मेर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जो कुंभा बनवाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। टू एंश्योर रीच ऑफ सोल्जर्स इन बॉर्डर एरिया, जो सीमांत क्षेत्र हैं उनके अंदर सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित हो जाए, सैनिक आसानी से फटाफट पहुंच सके सीमांत क्षेत्रों के अंदर, तो टू एंश्योर रीच ऑफ सोल्जर्स इन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के अंदर तुरंत सैनिक सहायता पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कुंभा अचलगढ़ फोर्ट बनवाता है आबू में। कहां? आबू। अचलगढ़ फोर्ट आबू। और आगे और बात करें तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाता है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर ही एक पार्ट ऑफ कुंभलगढ़ है कटारगढ़, और ये कटारगढ़ क्या था? रेजिडेंस ऑफ कुंभा। कटारगढ़ जो है, कटारगढ़ का जो पार्ट है वो रेजिडेंस हुआ करता था कुंभा का। लिखेंगे रेजिडेंस ऑफ कुंभा। और रिनोवेशन करवाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। किसका? चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। तो रिनोवेशन ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी कौन करता है? कुंभा। रिनोवेशन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट ये भी कुंभा के द्वारा किया जाता है। बेराट फोर्ट और कॉलन फोर्ट ये भी कौन बनाता है? कुंभा बनाता है। ठीक है। बेराट एंड कॉलन ये भी कौन बनाता है? कुंभा। और कुंभा का जो फेमस आर्किटेक्ट था, जो इन सब में कुंभा की मदद किया करता था, वो आर्किटेक्ट कौन था कुंभा का? मेन आर्किटेक्ट ऑफ कुंभा, इस बंदे का नाम हुआ करता था मंडन। इसने खूब सारी बुक्स भी लिखी थी अलग अलग। कोई ये वास्तु पे लिख रहा था, कोई ये कंस्ट्रक्शन आर्ट के ऊपर लिख रहा था। तो इसकी भी काफ़ी बुक्स भी है जो अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो मंडन क्या क्या लिखता है वो भी कुंभा के ही कल्चरल अचीवमेंट्स के अंदर अपन पढ़ते हैं।
ठीक है। और कुंभा के पास में और कौन कौन सी कलाएं थी, कुंभा लिखता भी था, पोइट्री भी लिखी है कुंभा ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपने कुंभा के बारे में अभी पढ़नी बाकी है। कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें विक्ट्री टावर को अपन पढ़ चुके हैं, कुंभा के टेम्पल्स पढ़ चुके हैं और फोर्ट्स बढ़ चुके हैं। अब फोर्ट्स के बाद में बारी आती है मंडन की, कि मंडन जो है वो कुंभा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था और मंडन का लिटरेचर में क्या योगदान है। अगर यहाँ अपने बात करें तो एक पार्ट और आप जोड़ सकते हो, उसमें भी कुंभा का काफ़ी योगदान रहता है कल्चरल अचीवमेंट में, वो है लिटरेचर यानी कुंभा की राइटिंग वर्क जो किया है कुंभा ने, वो भी काफ़ी किया था। कुंभा की राइटिंग वर्क में बहुत सारी कुंभा ने एपिक्स जो है, बुक्स कह सकते हो आप, लिखी थी अच्छी, और अच्छी तो है या नहीं, क्यों मैंने तो पढ़ी नहीं है, आपको मौका मिले तो आपको भी पढ़ लेना। पर कहते हैं हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी ये जो फेमस बुक्स थी, अब इनके अंदर क्या था वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले अपने ये पढ़ते हैं मंडन ने कौन कौन सी लिखी, कुंभा ने कौन कौन सी लिखी, और इसके ऊपर क्वेश्चन पड़ेगा। कोई भी आपका एग्जाम हो ना, कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकल के आता है, चाहे वो बुक से रिलेटेड आ जाए, किसी फोर्ट से रिलेटेड आ जाए, या इसके जो ड्राइंग है, इसका जो म्यूजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके गुरु का पूछ लिया जाता है कौन थे। इस तरीके से कई बार मंडन का एक पुत्र और एक भाई हुआ करता था, उन्होंने भी एक एक बुक वो जो लिख दी थी, तो उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्होंने जो मंडन का सन या मंडन का ब्रदर को कौन सी बुक लिख डाली थी। तो कुंभा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आना है। कुंभा की जो कल्चरल अचीवमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थान हिस्ट्री है, तो इसीलिए हम जो है कुंभा के अचीवमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे अपने जब पढ़ते हैं, ये तो फोर्ट्स, टेम्पल्स और मेन जो इसके जो आर्किटेक्चर थे वो आगे। अब जो म्यूजिक, लिटरेचर, उनसे रिलेटेड अपने को क्या मिलता है, क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास, उसकी स्टडी करते हैं। लेट्स सी। इसके बाद में जब अपन अभी क्या पढ़ रहे थे कि आर्किटेक्ट, कुंभा का मेन आर्किटेक्ट कौन था, वो व्यक्ति था मंडन। मेन आर्किटेक्ट ऑफ कुंभा वाज मंडन। अब मंडन ने क्या क्या किया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, मंडन आर्किटेक्ट तो था ही, ऑलमोस्ट ये जो फोर्ट्स वगैरह हैं ये सारे इनका शिल्पी। अगर ये देख लो आप, एक विक्ट्री टावर जो है ना, विक्ट्री टावर के अंदर जेता था। बाकी कोई भी कहीं भी अगर आपसे कुंभा का आर्किटेक्ट पूछा जाए ना तो मंडन ही रहा था, ध्यान रखना। कुंभा का जो आर्किटेक्ट था, शिल्पकार था, वो कौन था, मंडन। और सिर्फ विक्ट्री टावर के अंदर आपको लिखना है जेता, नापा और पुंजा, ये थे। बाकी कुंभा वाला सारा काम यही किया करता था। एक जैन टेम्पल्स में धर्नक शाह इंपॉर्टेंट है कुंभा के अलावा, बाकी कुंभा और मंडन ही सारा काम किया करते थे। तो मंडन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पढ़ना है वो है मंडन का लिटरेचर। मंडन काफी सारा लिटरेचर लिख देता है, साहित्य बहुत लिखता है मंडन। और साहित्य के अंदर मंडन लिखता है, जो इंपॉर्टेंट है मंडन का लिटरेचर, वो है देव मूर्ति प्रकरण। क्या है, देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण कौन लिखता है, मंडन लिखता है। प्रसाद मंडन कौन लिखता है, मंडन लिखता है। प्रसाद मंडन लिखता है। राजवल्लभ लिखता है, क्या लिखता है, राजवल्लभ, ये भी मंडन ही लिखता है। रूप मंडन लिखता है, वास्तु मंडन लिखता है। मंडन वाली जो बुक्स है ना वो लगभग मंडन ने लिखी है। एक ये राजवल्लभ भी मंडन ने लिखी है। इसके अलावा मंडन लिखता है वास्तु मंडन, और एक है इंपॉर्टेंट जो है वो है रूप मंडन। ये सारे का सारा लिटरेचर जो है वो लिखा किसने है, मंडन ने। और जब मंडन लिख रहा था तो भाई बंधु उन्होंने भी हाथ मार लिया, बोले भाई जी लिखे, आप ही की माड़ो मोटो लिख लिया। तो इसी के एक ब्रदर हुआ करते थे मंडन के, ब्रदर ऑफ मंडन, नाम क्या था, नाथ। और ये नाथ क्या करता है, ये भी एक लिटरेचर लिख देता है जिसका नाम है वास्तु मंजरी। क्या लिखता है, वास्तु मंजरी। कौन लिखता है, नाथ।
ये ध्यान रखना। वास्तु मंडन ने लिखा था, वास्तु मंजरी उसके भाई नाथ ने लिखी थी। और जब ये लिख देता है तो इसी मंडन का एक पुत्र था, ठीक है, एक मंडन का पुत्र होता है और नाम था उसका गोविंद। मंडन का पुत्र था गोविंद। कुछ लिटरेचर ये भी लिख देता है कि बापूजी ने इतना लिखा है तो अपने भी लिख देते हैं। तो ये लिखता है कलानिधि। क्या लिखता है? कलानिधि। द्वार दीपिका, ये कौन लिखता है? और उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी, ये लिटरेचर किसका था? मंडन के बेटे का, गोविंद का। गोविंद लिखता है कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरिणी। ये बुक्स गोविंद लिखता है। प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तु मंडन, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, ये मंडन खुद लिखता है। अब कुंभा की बात करें कि ये तो आ गया मंडन। अब कुंभा खुद भी आर्टिस्ट था जबरदस्त। तो कुंभा एक्सपर्ट ऑफ वीणा, एक्सपर्ट ऑफ वीणा, वीणा बजाने में कुंभा निपुण हुआ करता था। एक्सपर्ट ऑफ वीणा होने की वजह से कुंभा को एक टाइटल मिलता है नव्य भरत। कौन सा टाइटल मिलता है? नव्य भरत। तो नव्य भरत टाइटल जो है वो किस वजह से मिला था कुंभा को? ड्यू टू एक्सपर्ट ऑफ वीणा। वीणा में निपुण होने के कारण इसको कहा जाता है नव्य भरत। और उसके बाद में कुंभा भी लिटरेचर लिखा करता था। काफ़ी सारा लिटरेचर लिखा है कुंभा ने, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है सूड प्रबंध। कुंभा सूड प्रबंध लिखता है, संगीत राज लिखता है, संगीत मीमांसा लिखता है। देखो वीणा से मतलब इसके बुक्स देखो, ऑलमोस्ट आप संगीत के ऊपर कितनी सारी लिख देता है। कामराज लिखता है, रतिसार लिखता है। ये सारी बुक्स कौन लिखता है? कुंभा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, इतनी सारी बुक्स कुंभा भी लिखता है। सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये सारी की सारी बुक्स कुंभा की थी। और कुंभा कमेंट्री भी लिखता है गीत गोविंद के ऊपर। कमेंट्री ऑन गीत गोविंद, नाम था कमेंट्री का रसिक प्रिया। कमेंट्री ऑन गीत गोविंद रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया भी कुंभा ही लिखता है। तो कुंभा का जो लिटरेचर है वो इम्पोर्टेंट है। और क्या लिखता है? संगीत रत्नाकर, ये भी एक कमेंट्री है कुंभा की। क्या लिखता है? संगीत रत्नाकर, ये भी कुंभा ही लिखता है, संगीत रत्नाकर। और कुंभा के ही टाइम में एक और बंदा था लिटरेचर लिखने वाला। जैसे मंडन का नाम आता है आर्किटेक्चर में, वैसे लिटरेचर में कुंभा का बंदा कौन था? कान्य व्यास। कान्य व्यास जो है वो लिटरेचर लिखा करता था। और यही कान्य व्यास जो है वो लिखता है एकलिंग महात्म्य। क्या लिखता है? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य कौन लिखता है? कान्य व्यास लिखता है। कुंभा के टाइम लिखा गया था, लेकिन लिखने वाला आदमी कौन था? कान्य व्यास। तो ये एक लिटरेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कुंभा का, जो मंडन का, कुंभा का खुद का। म्यूजिक आर्ट कुंभा की नव्य भरत कहलाता था। लिटरेचर सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार बहुत सारे लिखता है। कमेंट्री जो है गीत गोविंद के ऊपर करता है, रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर लिखता है। कान्य व्यास जो है वो इसी समय एकलिंग महात्म्य लिखता है। इस तरीके से जो कुंभा का फील्ड ऑफ लिटरेचर है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। कुंभा जो लिटरेचर से बहुत प्रेम किया करता था, आर्किटेक्चर का प्रेमी था, एक तरीके से मतलब कलाकार, योद्धा, सारा कुछ था। समझ में आ गई बात? तो इन सब चीजों में निपुण होने के कारण कुंभा के बारे में ये कहा जाता है ही वॉज
ट्राई जंक्शन लिखते हैं, त्रिवेणी ठीक रहेगा। उसी तरह से जो शब्द दिए गए हैं वही कर सकते हैं। ही वाज त्रिवेणी ऑफ पेन, आर्ट एंड स्वॉर्ड। ये कहा जाता है इसके लिए कि ये कला, कलम और कटार, या आप ये कह सकते हो त्रिवेणी ऑफ थ्री के, ये भी लिखा जा सकता है इसको त्रिवेणी ऑफ थ्री केज। थ्री केज कौन कौन सी थी? कला, कलम और कटार। ये कुंभा के लिए कहा जाता है कि कुंभा जो है उसमें कला, कलम और कटार इन तीनों की त्रिवेणी हुआ करती थी। ठीक है। और कुंभा के डेथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ही वॉज सिटिंग नियर 1468 की बात है, और ही वॉज सफरिंग विद ए मनिया डिजीज, ये भी हमने पढ़ा था। अवसाद रोग से ग्रस्त था। सिटिंग एलोन विद मामादेव पोंड। अभी ये एक बार यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ पता चले ना कि बाद में राजा कौन बना था। तो सिटिंग एलोन विद ऑन कहाँ? मामादेव पोंड। मामादेव पोंड पे बैठा हुआ था और वहीं पे आकर के उदा एसेसिनेटेड। उदा रगड़ देता है इसको। उदा सोचो अब बावड़ों के ढक्कद मरे वो आपा के ढक्कद राजा बनाना। इस चक्कर में उदा क्या करता है? इसको मार देता है पितृहंता उदा, और अपने आप को रूलर घोषित कर देता है। लेकिन ये रूल ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि उसी समय उदा का एक भाई जो उदय सिंह उदा, इसका एक भाई जो महाराणा कुंभा का बड़ा पुत्र था और मारवाड़ वाले राठौड़ों का दामाद था, नाम था रायमल। वो रायमल ईडर के अंदर था उस समय, और वो ईडर से उसी समय निकल पड़ता है जब उसको ये पता चलता है कि भाई ने बापू को रगड़ दिया है। तो रायमल वहाँ पे निकल के आता है, और जब अपने साथियों के साथ आता है तो दाडिमपुर के अंदर एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिसके अंदर वो उदा को हराता है। कौन? रायमल। और उदा भाग करके पहुंचता है कुंभलगढ़, लेकिन रायमल वहां भी चला जाता है, बोले बापू को मारा है, रहने नहीं दूंगा। तो उदा भाग जाता है मांडू में, और फिर मांडू में ही उसका जीवन बीतता है। वहीं पर वो उदय सिंह जो है उसकी मृत्यु वहीं मांडू के अंदर होती है। तो उदय सिंह का ज़्यादा कुछ है नहीं। उदय सिंह 5-7 दिन के लिए राजा बनता है। इसके बाद में रायमल जो है वो शासक बनता है 1473 के अंदर, क्योंकि पहले खबर ही नहीं पहुंचती थी जल्दी से। तो वो ईडर में था, उसको खबर मिलने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर वो आया, आके वो रूलर बना। तो 73 के अंदर लगभग जो है वो उसका कोरोनेशन होता है, राज तिलक होता है किसका? रायमल का। और उसके बाद में रायमल सही आदमी था, ज़्यादा खर्चा पानी नहीं करता था। वो सिर्फ 11 ही रानियाँ थी, उसके 13 पुत्र थे, 2 बेटियाँ थी। तो यो परिवार रायमल का एक छोटा सा परिवार था जिसमें 11 रानियाँ, 13 पुत्र और 2 पुत्रियाँ रहती थी। ठीक है। और इनके अंदर पृथ्वीराज, जयमल और सांगा ये बड़े हुआ करते थे, और पृथ्वीराज और सांगा जो है वो सगे भाई हुआ करते थे। ठीक है। और श्रृंगार देवी के पुत्र थे। रानी थी जो श्रृंगार देवी। तो रायमल की रानी कौन? श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी के सगे पुत्र कौन कौन? पृथ्वीराज और सांगा, और एक हुआ करता था जयमल। ये 3 बड़े पुत्र थे जो मुख्य ये माने जाते थे कि यही जो है वो सत्ता के दावेदार रहेंगे। लेकिन फिर किस तरह से रायमल से सांगा के पास में ये सत्ता आती है, ये भी सोचने वाली बात है। अभी सांगा सबसे छोटा था, तो सांगा को सत्ता कैसे मिलती है? सांगा भाइयों को मारता है, या इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। क्या दिक्कत क्या होती है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सांगा ने कुछ नहीं किया था। सांगा का लक था, बस लक की वजह से सांगा को राज अपने आप मिल गया था। कैसे मिला वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपने उदा, रायमल और सांगा की बात करेंगे कि सांगा तक राज कैसे पहुंचा। उसके बाद वही सांगा भी वीर योद्धा था, लेकिन सांगा ने युद्ध बहुत ज़्यादा लड़े थे। आर्किटेक्चर वगैरह में उसका कोई खास योगदान नहीं था सांगा का। युद्ध उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी अपने को एक क्लास के अंदर सांगा के युद्ध वगैरह सारे पढ़ेंगे, सांगा के बारे में स्पेशल। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखते हैं कि सांगा तक राज पहुंचता कैसे है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो।
लाइक सब्सक्राइब करते रहो और डाउट्स हों तो कमेंट भी करते रहो। थैंक यू।